Okay, so in the previous discussion, we talked about physical properties of fatty acids. Now we're going to be talking about the chemical properties of fatty acids. तो हम इनकी properties पढ़ते क्यों हैं? Because we have to compare different fats and oils obtained from different sources, whether they're obtained from animal source or a plant source. They can be coconut oil or olive oil or sunflower oil. These are plant sources, and from animal sources we obtain butter and other things. So we have to know the chemical and physical properties to tell whether a sample of fat or oil is rancid or not, if it's fresh or not, what is its shelf life. शेल्फ लाइफ से हमें क्या पता चलता है कि वो कितने टाइम तक एयर में रह सकता है या सनलाइट में रह सकता है, या उसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं. So the chemical properties for the first is acid hydrolysis, which means that the sample can be hydrolyzed. So for that, if you look at the triacyl glycerol, if you look over here, तो इसमें क्या है कि this is the triacyl glycerol, ये 3 कार्बन है और इन तीनों के साथ एक एक R चेन लगी हुई है. ठीक हो गया. तो इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस हुआ और एक तरफ बेसिक हाइड्रोलिसिस हुआ, विल टॉक अबाउट बोथ. फर्स्ट इज एसिड हाइड्रोलिसिस. इसमें इन्होंने एसिड, स्टीम और लाइपेज तीनों को लिख दिया. लेट मी टेल यू, दिस इज अ पेज फ्रॉम द बुक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, राइट, by Rajendra Chawla. So if we're talking about this reaction in which acid, steam or lipase is used, what happens is glycerol and fatty acid are separated और they're hydrolyzed. उनके ये bond break हो जाता है, the ester linkage break हो जाते हैं और ये बन जाता है glycerol और fatty acid. इसमें देखिए COH और CO, यहाँ पे OH बन गया. ठीक है. But if we look at the alkaline hydrolysis, which is also known as saponification, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये तो ग्लिसरॉल तो वैसे ही रह गया. ठीक है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करें OH से O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो गया, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया. दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड. अभी आर चेन कुछ भी हो सकती है, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये कुछ भी बॉन्ड्स हो सकते हैं. फिर हमने कहा कि ये जो सॉल्ट है इसको सोप बोलते हैं. तो जो सोप फॉर्मेशन है ये सपोनिफिकेशन से होती है. ओके, तो अब हम कहते हैं कि जो एसिड हाइड्रोलिसिस हुई है, एसिड हाइड्रोलिसिस में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड. ओके, हम इसको अलग से क्लासिफाई करते हैं. हम कहते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड. ओके, एंड द एसिड इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए. और जो दूसरा है वो है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, जो हमने कहा था कि रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि एसिड में हुआ, एसिड हाइड्रोलिसिस में हुआ, लेकिन इसमें एंजाइम लाइपेज यूज़ हो रहा है. लाइपेज लिपिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, और तीसरा है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जिसे हमने कहा कि सपोनिफिकेशन है. और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट दी सोप्स दैट आर फॉर्म्ड, जो सोप्स हमने बात की, दे एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स, राइट. सो दे एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स. और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे एक्ट एज जर्मीसाइड्स, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट MR लिख रहे हो, अनसैचुरेटेड यानी उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स, कार्बन डबल बॉन्ड्स हो. ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो. आई एम रेटिंग FA फॉर फैटी एसिड्स. ओके, दे एक्ट एज जर्मिसाइड्स, दे आर जर्मिसाइड्स. इनकी बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं. सही है. और इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो है सोडियम रिसिनोलिएट, राइट. ये नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, वहाँ RE लिखा है, बट दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स. तो दिस इज द कंपाउंड. अब रिसोनिलिएट से हमें ये पता चल रहा है कि ये सोडियम का कोई फैटी एसिड का कोई सोडियम सॉल्ट है. ठीक हो गया. और इसका MR है 320 ग्राम पर मोल. ये हमें वेट दिया हुआ है इसका मतलब कि इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है. इसका होता है C18
H33NaO3. Let me show you the structure of this molecule. The structure of this molecule is something like this. इसमें आखिर में ये बन रहा है, ठीक है, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, और देखिए अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इट इज़ a soap, it is an emulsifying agent, it is a germicide। अब germicidal activities इसकी होती हैं। So these are two examples of soaps as we discussed कि हमारे पास जो सोडियम रिसोर्सिनेलिएट था वो एक्ट करता है एज अ जर्मिसाइड। सिमिलरली डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए और उन्होंने डिटर्मिन किया कि और कौन से सोप्स कौन से डिजीज़ को कॉज करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सोडियम ग्लाइकोलेट इज़ गुड और इज़ यूज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टेटनस, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टेटनस, यानी कि टेटनस इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है। तो उस बैक्टीरियम के अगेंस्ट ये जर्मिसिडल होता है, उसको डिटीरियोरेट करा देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं उसके टॉक्सिन को। और जो सोडियम सैलिसाइलेट है उसका ये स्ट्रक्चर है, आप देखें यहाँ पे भी COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है, यहाँ पे भी इसी तरह है, ठीक है। तो उसकी ये चीज़ असल में हमें बता रही है कि ये सोडियम का सॉल्ट है या इस तरह है। और ये किस लिए यूज़फुल होता है, इट न्यूट्रलाइजेस डिफ्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सिन्स, ओके। सो इट न्यूट्रलाइजेस डिफ्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम के या कैल्शियम के या सोडियम के या पोटेशियम के सॉल्ट्स होंगे ना, तो वो सॉल्ट्स सॉल्युबल होंगे, ठीक है। और दूसरे सॉल्ट्स they are mostly insoluble, but these ones are soluble salts, they are water soluble salts, okay। Another chemical property of fatty acids is their hydrogenation property, which means that we're going to add hydrogen to the unsaturated bonds। अब होगा क्या कि ये bonds टूटेंगे and they'll form CC like this, okay। तो मतलब ये unsaturated से saturated हो गए on addition of hydrogen। अब ये हाइड्रोजन हमने ऐड करवाया है निकल की प्रेजेंस में, निकल भी हो सकता है और सम बुक्स में लिखा हुआ है कॉपर भी यूज़ हो सकता है विद हीट, ठीक है। और जब ये सैचुरेटेड बना देगा, इट्स नॉट जस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड, देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स जिनको वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन पे सैचुरेटेड फैटी एसिड यील्ड करेगा या सैचुरेटेड फैट्स हमारे पास आ जाएंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं मार्जरीन प्रोडक्शन या मार्जरीन फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इट इज़ मार्जरीन। अब ये होता क्या है कि इसका फ़ायदा क्या है कि इट ट्रांसफॉर्म्स सिस ट्रांस बॉन्ड्स, ठीक है। यानी सिस ट्रांस भी होते हैं ना, एक हमारे पास फैटी एसिड है कुछ भी और उसमें फॉर एग्जांपल लाइक दिस, उसमें कुछ भी चेन थी और एक जगह यूँ था और इसी का आइसोमर था जहाँ पे उसने यूँ बना लिया, ठीक है। तो दिस इज़ ट्रांस एंड दिस इज सिस। अब होता ये कि दे मे बी टॉक्सिक, देर आर सम सिस ट्रांस आइसोमर्स दैट आर टॉक्सिक। तो अगर यही टूट जाएगा डबल बॉन्ड तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ख़त्म हो जाएगी और उसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी भी उसकी ख़त्म हो जाएगी, इट विल नॉट बी टॉक्सिक एनी मोर। ये इसका फ़ायदा है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये स्टमक के लिए इरिटेंट नहीं होता। जब हमने उसे अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया, नाउ इट विल बी ईजी फॉर द स्टमक टू यूटिलाइज, ठीक है। स्टमक के लिए ईजी हो जाएगा, इरिटेंट नहीं होगा और इसकी रैंसिडिटी की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि रैंसिडिटी है क्या, विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल, लेकिन रैंसिडिटी है क्या कि वो सैंपल ख़राब हो गया है, रैंसिड हो गया है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गई है, उसके बॉन्ड्स टूटने लग गए हैं, ठीक है। उसमें ओडर आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, फ़ैट या ऑयल जो भी हमारा होता है। और उसको रैंसिडिटी को कम करने के लिए कि वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो सैंपल, हम उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग द अनसैचुरेटेड वंस। वन मोर very important chemical property is the oxidation ability of fatty acids। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑन एडिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन,
ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि हमने उसे खुद से ऑक्सीजन दिया तो उसे कुछ हुआ है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी वो सैंपल पड़ा हुआ था, उसने उस ऑक्सीजन को यूज़ किया और उससे ऑक्सीडाइज होके उसने परऑक्साइड्स बनाए, उसने सुपर ऑक्साइड्स बनाए, उसने इपॉक्साइड्स बना लिए, इपॉक्साइड्स, या फिर एंडोपेरोक्साइड, ओके, एंडोपेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव्स बना लिए, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स बना लिए, सही है। तो ऑक्सीडेशन से जब ये सब चीज़ें बनी तो होगा क्या कि वो डिटीरियोरेट होगा, जो भी चीज़ में लिपिड्स यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ डिटीरियोरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, सही है। उसमें इस तरह से ये उसका हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। ये जो टेल्स हैं ये लिपिड की बनी हुई हैं, राइट। तो होगा क्या कि जब इन फैटी एसिड्स में, या ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड पार्ट है इसका, जब इस चेन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो अब ये इस तरह की चेन नहीं रहेगी, और जब मैसिव ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मैसिव ऑक्सीडेशन यानी बहुत ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स में, बहुत सारे फैटी एसिड्स में हो जाएगी, तो उससे होगा क्या कि लिपिड बायलेयर में होल्स बन जाएंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि यूँ बायलेयर थी, यूँ कुछ बायलेयर थी, तो अब इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, यानी अब ये डिटीरियोरेट होकर यूँ हो जाएगा, पोर्स बन जाएंगे। तो ये इट इज़ अ डिसएडवांटेज कि हमारे पास ऑक्सीडेशन की वजह से डिसएडवांटेज हो रहा है। इसे ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कहते हैं, कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो डैमेज हो रहा है ऑक्सीडेटिव डैमेज है, और इट इज़ ऑल्सो अ कॉजेटिव फैक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीज़ेस, यानी ये वजह है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये वजह है बहुत सारी डिजीज़ेस के कॉज होने की भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव है, वो बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, वो डिजीज़ेस को, जर्म्स को एंटर नहीं होने देती है, वो डिजीज़ कॉज नहीं करने देती है। मगर अगर उसमें होल्स हो गए या पोर्स क्रिएट हो गए तो germs can easily enter. So it is oxidative damage, which is really bad. Now, what is rancidity? Rancidity is also a chemical property possessed by the fats and oils, the fatty acids. और इसमें होता क्या है कि उसकी natural properties of oils that lead to inedibility, यानी अब वो खाने के लायक नहीं रहेगी चीज़, ठीक है, that lead to inedibility due to development of unpleasant odor, maybe taste एंड कलर ऑन एजिंग। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब सैम्पल एज होता जाता है, यानी उसकी एज ज़्यादा होती जाती है, तो उसका टेस्ट, उसका ओडर, उसका कलर चेंज होता जाता है। एक फ़ैट असल में वाइटिश कलर का होता है, लेकिन जब वो रैंसिड होता जाता है तो वो येलोइश कलर का होता जाता है। दिस शोज़ दैट इट इज़ बिकमिंग रैंसिड, ओके। दिस मे बी ड्यू टू एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, टू मॉइस्चर इन द एयर, to light. It may be also due to heat भी इस तरह की कि maybe that heat is obtained from the surrounding, or maybe the sample was heated, जिस तरह हम ऑयल को बार बार गर्म करते हैं या बार बार उसको हीट करते हैं। fungal contamination can also lead to rancidity. एंड रैंसिडिटी में होता क्या है कि द सैम्पल, जो भी हमारे पास सैम्पल था, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ चेन कार्बन की, ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड ही ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, सही है, दिस इज़ अ ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें हो क्या रहा है कि जिसकी आर चेन है ना, इसको मैं स्केलेटल अगर बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, बहुत लंबी हो सकती है, हंड्रेड्स ऑफ हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, सही है। तो हमारे पास ये जो इसकी फैटी एसिड चेन है ना, ये डीकम्पोज होने शुरू हो जाती है इनटू टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, अनसैचुरेटेड जो है, इनटू टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, एंड इट डिस्ट्रॉयज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स एज वेल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं हमने पहले भी डिस्कस किया एक वीडियो में, उसमें हमने उनका स्ट्रक्चर देखा कि फैट सॉल्युबल होते हैं वो, उनमें भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो भी टूटेंगे तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Now there are two types of rancidity. One is the hydrolytic rancidity, which is due to hydrolysis of fats in presence of high temperature and moisture. जब high temperature और moisture की वजह से हाइड्रोलिसिस हो रही है
और रैंसिड हो रहा है सैम्पल तो उसे हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पेरोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या टॉक्सिक हो रहा है, वो उसकी ओडर ख़राब हो रही है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। और जब ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होती है ये कंटामिनेट करती है कॉपर और आयरन को भी, इसको कहते हैं प्रो ऑक्सीडेटिव एलिमेंट्स, और इसके कंटामिनेट होने से सैंपल और ख़राब हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए वी शुड कीप इट अवे फ्रॉम लाइट से बचाएं, हवा से बचाएं, तो उससे इंक्रीज़ हो जाएगी शेल्फ़ लाइफ।